हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री के अंदर हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, की फीचर्स ऑफ हिस्ट्री। अब आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सिलेबस वो भी था, लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखनी है, हम सिलेबस ना करके हम तैयारी करें, एग्जाम की तैयारी करें, न कि सिलेबस पर फोकस करें। सिलेबस बहुत बार होता है, लेकिन क्या नहीं हो पाता, तैयारी नहीं हो पाती, प्रिपरेशन नहीं हो पाती। आज हम पढ़ेंगे, आपको लिखा दिखी गया होगा, क्या पढ़ेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास। इसके बारे में आज हम इसी वीडियो के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर हम इसका संपूर्ण यानी कि संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या क्या है। ठीक है बच्चों, ताकि हम पढ़ सकें। एक चीज़ और, हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ तक पढ़ें। प्राचीन भारतीय इतिहास की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इतिहास को भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। इसको क्रोनोलॉजी कहा जाता है, कालक्रम। कई बार क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजी क्या है, तो क्रोनोलॉजी क्या है? इतिहास को कई क्रमों में बांट देना। जैसे भारतीय इतिहास को बांटा गया है प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। लेकिन जो बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन 10th के बाद उनका बैकग्राउंड नहीं रहा हिस्ट्री के प्रति, या लगाव नहीं रहा, तो उन्हें नहीं पता लगता कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। उन चीज़ों पर भी बात करते हुए हम चलेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। पहले क्या क्या होता है इसमें, कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहला होता है पाषाण काल। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। इनके अंदर स्टोन एज, पाषाण काल। क्यों? क्योंकि मनुष्य किस में रहा? पत्थरों में। उसके औजार क्या थे, उसके टूल्स क्या थे? पत्थर थे, कोई मेटल तो आया नहीं था। तो ये ऐसा टाइम है जहाँ पर मनुष्य किसी भी मेटल के बारे में, किसी भी धातु के बारे में नहीं जानता। वो सर्वाइव करता है, अपनी ज़िंदगी को चलाता है किससे? पत्थरों के द्वारा। और इस तरह से एक क्वेश्चन आया, SSC CGL ने भी क्वेश्चन पूछा था ये, कि बताइए मनुष्य का पहला दोस्त कौन बना? जैसे ये क्वेश्चन दिमाग में आता है तो बच्चे क्या भर देते हैं कि मनुष्य का पहला दोस्त कौन था? कुत्ता था, क्योंकि कई किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या कहेंगे? मनुष्य का सबसे पहला दोस्त नहीं लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कौन बनता है? कुत्ता बन जाता है, वफादार होता है। तो इस तरह की बात की जाती है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य का पहला दोस्त कौन है, तो हम स्टोन भरेंगे, पत्थर भरेंगे। क्योंकि ये ऑप्शन में दिखते ही बच्चे नहीं भरते। क्यों नहीं भरते? कि पत्थर दोस्त कैसे हो सकता है। लेकिन आज भी हम देखते हैं, आज भी सिस्टम को हम देखते हैं, तो क्या देखते हैं? हमारे दिमाग के अंदर सबसे अच्छा दोस्त देखेंगे, ढूंढने जाएंगे तो पत्थर ही मिलता है। कैसे? कुत्ता पीछे पड़ जाए तो क्या ढूंढते हैं? नेचुरल बात है, पत्थर ढूंढते हैं। ना भी मिले तो हम कम से कम एक्शन तो करते हैं। कुत्ता भी समझ जाता है ऐसा ऐसा करता है तो ये कुछ मार देता है, वो भी भाग लेता है। सबके अंदर जेनेटिक गुण आए हुए हैं कि भीड़, जैसे ही हमारे अंदर ये आता है कि हम पर खतरा हो गया, कुत्ते ही पीछे पड़ गया या कोई और चीज़ पीछे पड़े, तो हम क्या ढूंढते हैं? स्टोन, पत्थर। इस तरह से चीज़ें चलती। इस टाइम पर हम देखेंगे मनुष्य ने कैसे डेवलप किया, कैसे सरवाइव किया। ये जो सिस्टम है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे पाषाण काल के 3 हिस्से हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्लियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि ये भी कितने हिस्सों में बटेगा बच्चों? 3 हिस्सों में बटेगा। क्योंकि यहाँ पर मनुष्य ने कैसे डेवलप किया। फिर यहाँ पर देखेंगे
ये अलग क्या है, हमने ध्यान क्या देना है जब भी हम हिस्ट्री पढ़ें, ये काल और ये काल में डिफरेंस क्या है, क्यों इसे अलग से टाइम माना गया, क्यों इसको नवपाषाण कहा गया। थोड़ा सा बात करें, फिर हम पूर्ण रूप से चैप्टर में बात करेंगे। आज संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं, छोटे रूप में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मनुष्य क्या करता था, फूड गैदरिंग, भोजन का संग्रह करता था, भोजन संग्रह करता था मनुष्य, ठीक है। यहाँ पर मनुष्य भोजन कर संग्रह तो करता था, फूड गैदरिंग तो करता था, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करने लगा, पशु पालन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर घास के मैदान आए और ग्रासलैंड आए, तो पशु भी यहाँ पर ऐसे आए जो घास को खाएंगे। इस तरह से मनुष्य क्या करने लगा, अब वो भोजन को स्टोर कर रहा था, किसके रूप में भी कर रहा है, पशुओं के रूप में स्टोर कर रहा है, पशुपालन स्टार्ट कर देता है। और इसके अंदर क्या आता है, एक अस्थायी कृषि की शुरुआत करता है वो। जैसे ही यहाँ आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्थायी कृषि क्या हो जाएगी बच्चों, स्थायी कृषि की शुरुआत होगी। इसको बोलते, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पहिए का आविष्कार होगा। यहाँ पर क्या होगा, पहिए का आविष्कार होगा, जिसके कारण कृषि में क्रांति आ जाएगी। एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा था, बताइए कृषि में क्रांति किस आविष्कार से आई, तो किस आविष्कार से आई, व्हील, पहिए के आविष्कार से आई। और इस तरह से बड़े स्तर पर कृषि कार्य स्टार्ट हुए। और देखते हैं, तो यहाँ पर हमें समझ में आया क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अब धीरे 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 मनुष्य क्या हुआ, मनुष्य को एक मेटल मिल गया। मेटल मिला तो उसको हम क्या बोलते हैं, नया टाइम आया, ताम्र पाषाण काल। ताम्र क्या होता है, तांबा, कॉपर, और इस तरह से ताम्र पाषाण काल की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए सबसे पहले कौन सी मेटल का यूज किया मनुष्य ने, तो तांबे का यूज किया, कॉपर का यूज किया। ये इससे अलग क्यों है, क्योंकि यहां पर संस्कृति आई, कल्चर स्टार्ट हुआ। क्या होता है कल्चर, संस्कृति किसे कहते हैं। यहां पर एक संस्कृति का मतलब है कि व्यवहार, मनुष्य ने एक व्यवहार को फिक्स कर लिया अपने को और उस तरह से वो बात करने लगे, तो उसको ही क्या बोलते हैं, संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जोरवे संस्कृति, आहार संस्कृति, बनास संस्कृति, इस तरह से अलग अलग एरिया में, बनास जैसे राजस्थान है, आहार राजस्थान है, जोरवे महाराष्ट्र है, तो इस तरह से क्या है, ये संस्कृतियाँ अपने अपने एरिया में विकसित हुई इन्हीं ताम्रपाषाण काल के अंदर। यानी कि ये किससे संबंधित हुआ बच्चों, ये संबंधित हुआ एक किस्म से सांस्कृतिक काल कह सकते, सांस्कृतिक काल कह सकते। कल्चर सिस्टम कब उत्पन्न हुआ, यहाँ से उसकी बात कह सकते। आगे देखते हैं, ताम्रपाषाण काल आगे बढ़ता है और ये धीरे धीरे हमने देखा कि यहाँ कुछ संस्कृति यहाँ, कुछ संस्कृति यहाँ, तो धीरे धीरे फैलने लगी। अब मनुष्य क्या हुआ, दूसरे के व्यवहार को भी अपनाने लगा। ये इसके व्यवहार को अपना रहे, ये इसके व्यवहार को, इस तरह से ये आपस में जुड़ जाते हैं। इस जुड़ने को बोलते हैं सिविलाइजेशन। तो जब संस्कृतियाँ जुड़ती है तो क्या हुआ बच्चों, सिविलाइजेशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं सभ्यता विकसित हुई। तो भारत में विश्व की तो कई सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है, और इजिप्ट की सभ्यता है, लेकिन हम भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता कौन सी है, पहली सिंधु सभ्यता, जिसको हम इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जानेंगे। यहां पर हम क्या देखते हैं, पक्की ईंटें, यहां पर पक्की ईंटें थी और पक्के मकान थे, गलियां पक्की थी। इस तरह से ये सभ्यता काम करती है और भारत में
फैली हुई सभ्यता है, उस समय की सबसे विकसित सभ्यता है। लेकिन कहते हैं सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। हम आज संक्षिप्त बात करते जाएंगे ताकि आपको भी पता लगे किसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उस तरह की हम बात आज कर रहे हैं। वैसे हमें पता होगा 2350 से 1750 टाइम माना जाता है किसका, सिंधु सभ्यता का। किसके अनुसार, कार्बन 14 यानी कि रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार। इस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े स्नानागृह मिले, पुरोहित की मूर्तियाँ मिली, इस तरह की एक व्यवस्था मिलती है। मूर्तियाँ मिलती हैं यहाँ पर, मतलब स्टैचू बनना, स्केलेटन बनना स्टार्ट हो चुके थे, मूर्तियाँ आ चुकी थी, यहाँ पर बनना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन ध्यान देना है, मूर्तियाँ हैं, मंदिर नहीं है। लोग यहाँ पूजा करते हैं किसकी, पशुपति नाथ की पूजा करते हैं, मातृ देवी की पूजा करते हैं, पशुपति नाथ की पूजा करते हैं। आगे चलकर यही पशुपति नाथ महादेव या शिव के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह से ये बात की जाती है। तो क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सिंधु सभ्यता के देवता को पूछा जाए तो आप क्या भर दें, महादेव या शिव भर दे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम क्या भरेंगे, पशुपति नाथ, क्योंकि पशुपति नाथ का एडवांस वर्जन ही क्या कहलाएगा, शिव या महादेव। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है वैदिक काल। इसे वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता नहीं बोलते इसको, वैदिक संस्कृति बोलते हैं। और सिंधु सभ्यता के बाद आएगा वैदिक काल, क्योंकि कहते हैं सिंधु सभ्यता नष्ट हो चुकी थी। किसके कारण, कोई कोई कारण बताता है, लेकिन मान्यता कारण कौन सा है, यहाँ पर बाढ़ आए थे। जैसे आपने फिल्म भी देखी होगी मोहनजोदारो, तो उसमें क्या दिखाया गया है, ऋतिक रोशन है, तो उसमें क्या दिखाया गया कि वो लोगों को लेकर चलता है, सिंधु नदी में बाढ़ आ जाती है। तो इसका मतलब क्या माना गया, सिंधु सभ्यता नष्ट हुई किसकी वजह से, फ्लड आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, किसमें, सिंधु नदी के अंदर। फिर वहां पर आकर कौन बसते हैं, वैदिक काल के लोग। ये वैदिक काल किस पर आधारित था, साहित्य, लिटरेचर। यहां से हमारे यहाँ लिटरेचर स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है, अभी तक लिखने की व्यवस्था सही नहीं थी। यहाँ पर लिखने की कोशिश की गई, लेकिन चित्रात्मक लिपि थी। क्वेश्चन कई बार आता है कि सिंधु सभ्यता में कैसी लिपि थी, चित्रात्मक, पिक्टोग्राफी थी वहाँ पर, जिसको हम समझ नहीं पाए। और यहाँ पर कौन सी आई, वैदिक संस्कृत आई, और इसमें एक लिटरेचर लिखे गए जिसको आज भी हम कहते हैं वेद। वेद थे, ऋग्वेद थे, तो इस तरह से 4 वेदों की बात की जाती है। तो यहाँ से हमारा साहित्य है। क्वेश्चन आता है वैदिक संस्कृति का स्रोत क्या है, तो क्या कहेंगे, उसका लिटरेचर, उसका साहित्य है। ठीक है। लेकिन यहां पर हम देखते क्या है कि यहां पर समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था, 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण थे, अक्षत्रिय थे, शूद्र थे। ये टाइम भी 2 प्रकार से बटता है, कौन सा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के अंदर और उत्तर वैदिक काल में जो समाज बटा हुआ था बच्चों, किसके आधार पर था, वो था कर्म के आधार पर, मतलब क्या काम करते हैं उसके बेस पर था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी था, लेकिन वो क्या हो गया कि जन्म से डिसाइड हो गया कि आप क्या करेंगे। यहां पर क्या था, जैसे अक्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, कितने वर्ग थे, कितने, ये वर्ण व्यवस्था थी। यहां पर ये कौन सी व्यवस्था थी बच्चों, वर्ण व्यवस्था थी। और यहां पर जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ब्राह्मण के घर ब्राह्मण ही पैदा होगा, ब्राह्मण के बच्चे को जो ब्राह्मण उनके पिता काम करते थे वही करना होता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, ब्राह्मण का लड़का
अलग से अपना व्यवसाय करता है तो वो वैश्य कहलाएगा। और जो तीनों वर्गों की सेवा करेगा उसको शूद्र कहेंगे। शूद्र का लड़का ब्राह्मण भी हो सकता था, किसमें? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज क्या हो गया बच्चों? हार्ड हो गया, और जिसके कारण क्या हुआ? अब चेंज होने का कोई व्यवस्था नहीं रही। इस तरह से उत्तर वैदिक काल में जब समाज हार्ड होता है तो उसको ठीक करने के लिए क्या आते हैं? नई व्यवस्था जन्म ले लेती है। याद रखेंगे, नए विचार, न्यू आइडिया। क्या आगे? नए विचार, न्यू आइडिया है यहाँ पर। वो न्यू आइडिया हमने स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किए, तो वो आगे चलकर क्या कहलाए? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो हम यहां पर क्या पढ़ेंगे बच्चों? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही जैन धर्म बौद्ध धर्म हमें बताते हैं कि समाज में एक राजा की व्यवस्था है। राजा यहां भी था, लेकिन वो लोगों के साथ ही रहता था, वो कोई महल नहीं था। तो डिफरेंस कई बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि बताइए, जो वैदिक काल में राजा महल कहाँ रहते थे? तो ऑप्शन आता है महलों में रहते थे। नहीं, जैसे हमारे गांव में सरपंच हमारे साथ ही रहते हैं, तो उसी सरपंच को हम उस समय राजा बोलते थे। वो गांव का हो सकता है, कई गांव का मुखिया हो सकता है, पूरे जिले स्तर पर मुखिया हो सकता है, राज्य स्तर पर हो सकता है, लेकिन वो रहता था लोगों के साथ ही। परमानेंट उसके पास सेना नहीं थी, उसके लिए कोई दुर्ग या किला नहीं बनाया जाता था। ठीक है, टैक्स के रूप में लोग उसे केवल क्या देते थे? बलि। बलि यानी कि एक ऐसा टैक्स जो इच्छा से दिया जाता है, अपनी इच्छा से दिया जाने वाला टैक्स था। इस तरह से राजा की ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो गए? यहां पर एक और छोटा सा ध्यान दे तो क्या थे? जन। और यहां पर क्या हो गए? आते आते जनपद। तो जनपद का मतलब क्या हो गया? ये थे राज्य, और ये हो गया राज्य अक्षेत्र। राज्य अक्षेत्र, ये तो था क्या? राज्य। राज्य का मतलब क्या है? ये मेरा एरिया है, मैं रह रहा हूं, आप भी आ सकते, जा सकते। राज्य क्षेत्र का मतलब सीमा बन गई, आना तो मेरे से पूछ के ही आना, वैसे नहीं आ सकते। इसको बोलते थे राज्य अक्षेत्र, यानी कि जनपद। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने एक दूसरे के जनपदों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और जैन धर्म और बौद्ध धर्मों को हम पढ़ते तो वहां बताया गया कि यहाँ पर एक नई उत्पत्ति होती है, कई जनपदों को जोड़कर महाजनपद। तो भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, वो किससे पता लगता है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से पता लगता है कि भारत में 16 महाजनपद थे। आगे चलकर ये महाजनपद भी राजाओं की जो महत्वाकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, उनके कारण क्या है, उन पर भी आपस में आक्रमण होने स्टार्ट हुए और उन्होंने एक इकट्ठा साम्राज्य बनाने की कोशिश की, जिसको हम इतिहास में अखंड भारत कहा जाता है। क्लियर है? और उस अखंड भारत का नेतृत्व करने के लिए कौन सा जनपद निकला? मगध। तो हम यहां क्या पढ़ेंगे? मगध साम्राज्य। लिख देता हूं, क्या पढ़ेंगे? मगध साम्राज्य। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या पढ़ेंगे हम? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में हम देखेंगे क्या? 7 वंश। कितने वंश? 7 वंश। इन 7 वंशों के नाम क्या हैं? जैसे हर्यक वंश सबसे पहला वंश, उसके बाद शिशु नागवंश, उसके बाद नंदवंश, और फिर आएगा मौर्य वंश, और उसके बाद आता है कौन सा? शुंग वंश, और फिर आएगा सातवाहन वंश।
इस तरह से हम यहाँ पर 7 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ बच्चों? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, फिर अशोक। तो यहाँ सम्राट अशोक को भी हम पढ़ेंगे, उनके शिलालेखों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो कहाँ के राजा थे मौर्य? कहाँ के थे? मगध साम्राज्य। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट था कि इतिहास में हम इसे मौर्य वंश के नाम से, मौर्य साम्राज्य के नाम से अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि पहला राजा यहाँ पर समझा जाता, चक्रवर्ती सम्राट की व्यवस्था समझ में आती है यहाँ पर। इस तरह की व्यवस्था हम यहाँ देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य सातवाहनों के बाद क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। इस तरह से, क्योंकि जो सातवाहन है वो अपनी राजधानी प्रतिष्ठान लेकर जाएंगे महाराष्ट्र, तो उत्तर भारत के अंदर केंद्र शक्ति कमजोर हो जाएगी और ये आंध्र भोज इस तरह से नाम जाने जाएंगे और धीरे धीरे ये पश्चिम या आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे और यहाँ पर केंद्र शक्ति कमजोर होगी। जैसे ही भारत में केंद्र शक्ति कमजोर होती है तो हमारे अंदर एकता की कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या होगा? विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? विदेशी आक्रमण। तो क्या पढ़ेंगे? विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे हम यहाँ पर। विदेशी आक्रमण में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो इंडो ग्रीक। कौन है? इंडो ग्रीक। फिर कौन आते हैं? शक। ठीक है बच्चों। फिर आएंगे पल्लव या पहलव। पहलव भी बोला जाता है इनको, पल्लव या पहलव। फिर उसके बाद एक आते कुषाण। कुषाण काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे हमारी हिस्ट्री में। आपको राजा भी याद होगा, कुषाणों का प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। तो हम यहाँ पर कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे। ये किसके स्रोत हैं? ये विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, जैसे ही फिर हम इकट्ठे होंगे और विदेशी शक्तियों को कमज़ोर कर देंगे या उखाड़ फेंकेंगे और फिर भारत में सूर्य उदय होगा। किसके रूप में? गुप्त साम्राज्य के रूप में। किसके रूप में आएगा? गुप्त साम्राज्य, जिसके संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखना है, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या चेंज आएगा? यहाँ पर देखेंगे, जैसे कुषाणों के समय एक चेंज आएगा। कुषाणों के राजा कौन थे? कनिष्क। उनके समय एक चेंज आएगा भारत में। भारत में भगवान की इंसान स्वरूप की मूर्तियां बननी स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले मूर्तियां भारत में बनती थी, लेकिन भगवान को किस रूप में जाना जाता था? भगवान को किस रूप में माना जाता था? सिर्फ पशु पक्षी या उनको उपस्थिति दी जाती थी वनस्पति के रूप में। लेकिन कनिष्क के समय भगवान की इंसान स्वरूप की मूर्तियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। और गुप्त साम्राज्य के टाइम पर क्या चेंज आएगा? भारत में मंदिर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। तो पहले मंदिर कहाँ बनेंगे? क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता में क्या नहीं मिले? मंदिर नहीं थे। वैदिक काल में मंदिरों की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक इतिहास में, यहाँ से चलकर यहाँ पर मंदिरों की एंट्री हो जाती है। फिर गुप्त कमजोर हो जाते हैं बच्चों, और गुप्त कमजोर होने का कारण था भारत पर हुणों का आक्रमण। तो हुणों के आक्रमण से कौन कमजोर हो गए बच्चे? गुप्त साम्राज्य। और इसके बाद छोटे छोटे और राज्य निकले और एक बड़ा साम्राज्य निकलता है। कौन सा? जो कहते हैं हर्षवर्धन का था, यानी कि वर्धन वंश भी कह सकते हैं, पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? हर्षवर्धन
हर्षवर्धन के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू राजा माना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में फिर छोटे छोटे राज्यों में बंट जाएगा। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था और उत्तराधिकारी न होने के कारण बहुत सारे लोग सामने आ जाएंगे, अपने को राजा घोषित करने की कोशिश करेंगे और क्या कहेंगे कि हम भी राजा के ही पुत्र हैं। इसलिए भारत में व्यवस्था शुरू होगी किसकी? राजपूत। किसकी होगी? राजपूत, मतलब राजा का ही पुत्र है। लेकिन इनको हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में। तो ध्यान रहेगा, प्राचीन भारत में हम कहाँ से कहाँ चलेंगे? पाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल, सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक काल, नए विचारों में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध और मगधों में सबसे 7 वंशों में सबसे शक्तिशाली मौर्य वंश और उसके बाद विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में सबसे ज़्यादा हमारे पर इफेक्ट किसने डाला? कुषाणों ने। और उनके राजा कौन थे? कनिष्क। और कनिष्क के या कुषाणों के सामंत थे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, वो गुप्त थे और गुप्तों ने साम्राज्य स्थापित किया। गुप्तों के जमींदार थे वर्धन वंश वाले और इस तरह से हर्षवर्धन राजा बनते और पूर्ण रूप से उत्तर भारत पर कब्जा कर लेते हैं और बड़े अच्छे से एक व्यवस्था देते हैं। और हरियाणा वालों को तो बड़ा खुशी होगी कि हर्षवर्धन थानेश्वर कुरुक्षेत्र के राजा थे। यहाँ से इनकी व्यवस्था चली, लेकिन राजधानी कहाँ बनाई इन्होंने? कन्नौज। तो इस तरह से कन्नौज के लिए संघर्ष होंगे, लेकिन वो सारे क्या हैं? मध्यकालीन भारत के हिस्से बन जाते। ठीक है, राजपूत तो आपस में लड़ेंगे तो फिर विदेशी आक्रमण स्टार्ट होंगे, वो कहेंगे हम मुस्लिम व्यवस्था के रूप में निर्धारित होगी। लेकिन अभी हम आगे क्या है, ये संक्षिप्त रूप है, आपके माइंड में एक मैप बन जाना चाहिए ताकि आपको भी एक चीज़ रहे, साफ दिखे कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और जुड़े रहें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हौसला बढ़ाएं लाइक करके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।